आज हम फिर दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ आए हैं। इसका कनेक्शन पिछले प्रोग्राम के साथ है। जैसा कि इससे पहले एक प्रोग्राम में बताया गया है कि अक्टूबर में वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम मंथ मनाया जाता है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम दोबारा एक और मदर को लेकर आए हैं, उसके बच्चे को लेकर आएंगे। वो भी डाउन सिंड्रोम बच्चा है। हर बच्चे का अपना हिसाब किताब होता है। उनके पेरेंट्स ने क्या क्या बेयर किया, उनके पेरेंट्स और बच्चे को जब वो दुनिया में तो उसने क्या क्या मुश्किलात उनका सामना करना पड़ा। तो एक दूसरी जर्नी के साथ आए हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे प्रोग्राम में आई हैं। और हम डाउन सिंड्रोम अवेयरनेस पंथ के हवाले से ये प्रोग्राम हम लोगों ने तरतीब दिया है। तो हम आते हैं उस मदर की तरफ, उनके बच्चे की तरफ जो अपनी जर्नी बताएंगी। अच्छा, हमारे मेरे दो में बच्चा है हाशिर, जो हमारे आज के प्रोग्राम का स्पेशल सेलिब्रिटी है। तो हम इनसे बातचीत थोड़ी करेंगे। अच्छा हाशिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपका नाम क्या है? अली। ओके, माय नेम इज अली। हाशिर अली। अच्छा, ये बताएं कि आपके स्कूल का क्या नाम है? ओह वाओ, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। और बताएं आप क्या बनना चाहेंगे? क्या बनेंगे आप बड़े होके? क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे, पायलट बनेंगे, टीचर बनेंगे, क्या डॉक्टर? देखिए इसका एम एम्बिशियस कितना है ये, और ये बनेगा, जरूर बनेगा। अच्छा, ये बताएं कि ये कैमरा आपको अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है? नहीं अच्छी लग रही? आंटी अच्छी लग रही है। अच्छा, आंटी अच्छी लग रही है। चले ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आप आई हैं और हमारे प्रोग्राम में आई हैं और एक कॉल पे आई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। अच्छा, हम लोग जैसा कि आपको पता है कि हम लोग वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम अवेयरनेस प्रोग्राम रखा हुआ है हम लोगों ने, और ये अक्टूबर में ही होता है। तो आपका बच्चा भी डाउन सिंड्रोम है, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से आपने जब ये पैदा हुआ था तो आपने क्या क्या चीज़ें बर्दाश्त की, लोगों की क्या क्या सुना, ये बता दीजिए। थोड़ा सा छोटी सी जर्नी बता दें जी। ऐसा है कि जब हाशिर पैदा हुआ था, कैमरा की तरफ देखिए और थोड़ा दूर से बात कीजिए। हाशिर जब पैदा हुआ था तो मुझे नहीं पता था कि ये डाउन सिंड्रोम है, और ना ही मुझे बताया गया था। फर्स्ट डे में ही मेरे हस्बैंड को बताया गया, मगर मुझे नहीं बताया गया। बस ये था कि इसके खाने पीने में और जो भी था वो कुछ प्रॉपर तरीके से नहीं था। ना ये सही तरह से फीड कर रहा था, ना ये सही तरह से रो रहा था। मतलब जो नॉर्मल बच्चे के हिसाब से होता है ना, उस बच्चे से ये मुझे डिफरेंट लगा। मगर मैं ऐसी थी कि मेरा शायद फर्स्ट बेबी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो आप जब आपका बच्चा फीड नहीं कर रहा था तो आपको कुछ जहन नहीं है कि कुछ मेरे बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है, पता नहीं कोई फिजिकल प्रॉब्लम है? आपको तब तक तो पता नहीं था कि आपका बच्चा डाउन सिंड्रोम है, या आपको पता चल चुका था कि आपके बच्चे में ये है प्रॉब्लम? नहीं, मुझे नहीं पता था। अच्छा, जब ये फीड वगैरह नहीं कर रहा था तो मुझे ये बताया गया कि तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तुम्हें शायद वो कुछ मतलब टाइम लगेगा वो सीखने में, वो करने में। हाँ। तो ये आपका फर्स्ट बेबी है? जी, ये मेरा फर्स्ट। इसके अलावा और हैं बच्चे? इसके अलावा माशाल्लाह एक और बेटा है। वो सही है? जी, वो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा, जाहिर एक हद तक बंदा करता है कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है। जब थोड़ा बड़ा, जैसे 3 मंथ 4 मंथ का बच्चा अमूमन अपना जो ये है ना सर संभाल लेता है, जब इसने नहीं संभाला तो आपको प्रॉब्लम नहीं कि मेरे बच्चे का सर क्यों नहीं संभाला जा रहा? जैसे कि मुझे फील रियली में बिल्कुल भी नहीं हुआ, और मैं ये समझ रही कि शायद मुझे अभी तक जो है ना वो समझ नहीं आ रहा, संभालना नहीं आ रहा। फिर इसके बाद में जब अपने मेके में गई, वहाँ पर मतलब लोग ये थे कि सब समझ रहे थे, मुझे कोई नहीं बता रहा था। सही। इवन मेरे हस्बैंड को पता था, मुझे नहीं बताया गया। अच्छा। तो वहाँ पे इसकी तबीयत खराब हो गई थी। मैं वहाँ पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर गई, तो उसने जो मुझे जिन वर्ड्स में बताया ना, रियली वो फिर मेरे लिए शॉकिंग थे वो। बिल्कुल, आप शॉक में आ गई थी कि ये क्या है, और आप समझ रहे कि नॉर्मल ही मैं समझ रही, मैं बिल्कुल वही समझ रही थी। मगर वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि ये एक गोश्त का टुकड़ा है, ऐसे हाथ में उठा लिया।
ये सारी जिंदगी ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो वो बस मेरे लिए शौक था, और मैं जैसे ही घर आई मैंने फौरन अपने हस्बैंड को कॉल की और जो है ना उससे डिस्कस करना शुरू किया। डॉक्टर को ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये तो एक आप एक मदर को कह रही हैं, और डॉक्टर जो फिजिशियन वगैरह बिल्कुल उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा। तो चले, अब तो जो हुआ सब तो खैर नहीं, फिर ये है कि मुख्तलिफ डॉक्टर्स को दिखाए, किसी ने पॉजिटिव दिया, किसी ने नेगेटिव कमेंट्स दिए, मगर ये है कि एक डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे जो है ना बहुत अच्छे से सेटिस्फाई किया कि नहीं ये बच्चा है, इस मुआशरे में चल भी सकता है, और पूरा तरीका कार समझाया कि किस तरह ये है आपका डाउन सिंड्रोम, मगर उनके पूरे तरीके कार से सिखाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है बहुत बेहतर है। अभी और हम आपसे आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। इसके साथ हमारे को बहुत ही अच्छी मौजूद सी एक गेस्ट बैठी है जिनके साथ हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं, और आपने हमारे साथ उनके प्रोग्राम देखे भी होंगे, और आपने उन प्रोग्राम की पसंदीदगी का भी इजहार किया है, और आप ही के इस रात पे हम दोबारा उनको लेकर आए हैं, क्योंकि स्पेशल डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम है, ये स्पेशल बच्चों का है, तो हम दोबारा उनको लेकर आए और अवेयरनेस देने के लिए। और उनका इंस्टीट्यूट जारी है, बच्चा जो है हाशिर, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की, वो उस स्कूल में ही ज़र तालीम है, और वो उनकी ऑनर है स्कूल की। स्कूल का नाम है BSSI। किस चीज़ का मुखफ़फ़ है आप वो खुद बताएंगी, उसकी एक एक चीज़ का क्लियर करके बताएंगी। तो आते हैं अल्फिया की तरफ। अच्छा, एक बात और कि मैं एक बात कहती हूँ कि आप बहुत से जो ये सेलिब्रिटीज के साथ मिलते हैं, सबसे बड़ी सेलिब्रिटी वो है जो कि इस पूरे इदारे को चला रही है, को लेकर चल रही हैं, और बहुत से बच्चे हैं जो कि डाउन सिंड्रोम बच्चों के अलावा भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि स्पेशल चाइल्ड बच्चे हैं, तो उनके स्कूल की ऑनर है अल्फिया, और हमारे साथ काफ़ी दफ़ा आ भी चुकी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अल्फिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुशामदीद। दोबारा आपके साथ मुलाकात हो रही है, और दोबारा आपके साथ प्रोग्राम हो रहा है, और मेरे ख्याल से हमारा तीसरा या चौथा प्रोग्राम है। तो हमेशा बहुत अच्छे फीडबैक हमें मिलते हैं, और हमें कहा जाता है कि हमें अवेयरनेस दी जाए। तो दोबारा जब भी हम लोगों ने ये सिलसिला चलाया, तो नज़र में एक ही था कि भाई जो हमारे हैदराबाद में या सराउंड्स में एक ही इंस्टीट्यूट है जिसके ऑनर है अल्फिया, तो उनसे बातचीत की जाए और चीज़ों के साथ लेकर चलेंगे। तो पहले बताइए कि BSSI किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मदद किया। अरे, और मैं बतूल BSSI बेसिकली बतूल स्पेशल स्टूडेंट इंस्टीट्यूट का मुखफ़फ़ है। B से बतूल, A से स्पेशल, S से स्टूडेंट, और I से। अच्छा, बतूल ही क्यों? क्योंकि BSSI को बनाने का मकसद ही बतूल था। बतूल मेरी अपनी बेटी है। अच्छा। वो भी स्पेशल है। हाँ। और बस BSS बनाने का जो ख्याल आया तो वो बतूल से ही शुरू हुआ, और बतूल से शुरू होते होते फिर पता नहीं कितनी बतूला हाशिर इसमें आ गया। आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, और मुख्तलिफ जो स्पेशल बच्चे वो किस किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, मेरे स्टूडेंट में इस वक्त 42 स्टूडेंट हैं। उनमें डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पालिसी, ऑटिज़म, ADHD, स्लो लर्नर, ये तमाम बच्चे इस वक्त हैं। अरे, मुझे तो लगता है आप पूरी डॉक्टर हैं, क्योंकि आप इतने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं, तो आपको बच्चों की साइको को समझती होगी कि कौन सा बच्चा किस में है। आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए, लिटरली आपको अवार्ड मिलना चाहिए कि आप हर बच्चे की, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चे की बात और होती है, और इतने सारे बच्चों की जो साइकीज होती हैं, आप उसको लेकर चल रही हैं, और स्पेशल बच्चों की। अच्छा, ये बताइए कि आपके स्कूल में जो है ये हाशिर भी आए, तो ये कब से आए हैं, और इनकी क्या जब ये आए थे तो ये ऐसे थे या इससे वर्स्ट थे? हाशिर हमारा इंस्टीट्यूट जो है 2020 से स्टार्ट हुआ, और 2020 के एंड से ही हाशिर हमारे साथ है माशाल्लाह। लेकिन यहाँ मुझसे बेहतर मैं ये समझती हूँ कि उनकी वालदा बैठी हैं, तो वो इस बात का बहुत, क्योंकि शायद अगर मैं कहूँगी तो लगेगा कि अच्छे इंस्टीट्यूट की तारीफ कर रही है, तो एक माँ बहुत अच्छे से बता सकती है कि बच्चा हमारे पास आया था तब और अब बच्चे में क्या क्या चेंजेस आए हैं। क्योंकि आपके जब हाशिर जब पैदा हुआ था, थोड़ा बहुत आपने बताया था कि आपको पता नहीं था। अच्छा, जब थोड़ा बड़ा हुआ, जब हाशिर लाइक 1 साल का हो गया, तो तभी आपने फील किया कि इसमें कुछ कमी है, कुछ प्रॉब्लम है? आपको तब तक पता चल चुका था कि आप का बच्चा स्पेशल चाइल्ड है?
नहीं, फिर वो मैंने बताया ना कि जब डॉक्टर से होकर आई, मतलब वो 2 मंथ्स का टाइम पीरियड था जी। 2 मंथ्स के अंदर मुझे पता चल गया। फिर ये है कि कोई समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि ना पहले मैंने कभी इस तरह का कोई सीन देखा था, ना कोई ऐसा बच्चा देखा था। आपके खानदान में पहला बच्चा जी था और आपके खानदान में किसी को अवेयरनेस भी नहीं थी कि बच्चे को किस तरह से लेकर चलना है। सही बात है। अब बच्चे पे तो हम बाद में तवज्जो होती थी, पहले तो जो मुझ पे तोहमतें लगी, जो मुझ पे बातें हुई, पहले तो वो मुझे जो है ना समझने में और बेहतर करने में टाइम लगा। मैं समझ सकती हूँ कि तोहमतें क्या होंगी और बहुत सी वर्ड्स होते हैं जो कि जाहिर जब ये बच्चे आते हैं तो हमने भी इससे पहले प्रोग्राम बेटी के साथ किया था, सुना था, तो हम इनकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे कि वो क्या तोहमतें, ताकि आप लोगों को पता चले कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है, तो प्लीज़ आप तोहमतें बताएं, खुल के बात कीजिए, क्योंकि आज दिल की बात है और दिल से दिल की बात होनी चाहिए। तोहमतें ये थी कि मेरी शादी थोड़ी लेट हुई थी, तो ख़ानदान में ये था मेरे ससुराल में कि बड़ी उम्र की लड़की से शादी हुई है, शायद इस वजह से बच्चा इस तरह हुआ है, और खाने पीने का ख्याल नहीं रखा, कोई बद्दुआ है शायद किसी की। ये तो बहुत सुनने को मिला कि बद्दुआएं होती हैं, तभी ऐसी माओं को ये ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। तो वो टेंशन था, बहुत घबराहट भी होती थी, टेंशन भी होता, ज़ाहिर फेस भी करना होता है। तो इन चीज़ों से जब मैं निकली तो मुझे अपने बेटे पे ज़ाहिर तक काम करना था, क्योंकि तब तक इसमें इतने बिहेवियर आ चुके थे, तब तक इसकी जो कंडीशन थी वो बिल्कुल ही ऐसी थी कि मैं कहीं जा नहीं पाती थी, कहीं चली जाऊं तो वहाँ पर इसके जो थे बच्चों को हिट करना, बच्चियों के बाल खींचना। अच्छा, बिहेवियर इनके नेगेटिव हो गए थे जी, क्योंकि आप घर की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं थी, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो बच्चा अपने हिसाब से बिहेवियर्स इनके बैड बिहेवियर्स में जा रहा था, अवेयरनेस नहीं थी, आपके पास कोई राह भी नहीं थी कि बच्चे को मैं किस तरह से आगे लेके चलूं। जी बिल्कुल। तो जैसे आपके आगे बिल्कुल गेट था कि बंद था कि अब इस गेट को किस तरह से खोला जाए, तो फिर क्या हुआ? फिर ये है कि मैंने जो है ना आना जाना बंद कर दिया। तकरीबन 8 माह तक ना मैं कहीं अपने घर से निकली और ना ही कोई मेरे घर आया। ये जो 8 माह मैंने गुजारे वो मुझे पता है कि मैंने किस तरह गुजारे। और घर में भी ज़ाहिर मेरा एक छोटा बेटा है, उसके साथ जो इसकी होती थी हिट करना उसको, अब ज़ाहिर मैं माँ हूँ, मैं घर में हूँ, बहुत सारे कामों में लगी हुई हूँ। कभी इसने फ्रिज की सारी चीज़ें तोड़ दी, कभी इसने कुछ, कभी कुछ, मतलब इतने तरीके से मैं डिसहार्ट हो गई कि मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये मेरा बच्चा ऐसे ही रहेगा। और जो है दिमाग में नेगेटिविटी आती होगी कि मैं इसको कहीं किसी अला पनाह में रखे, कि मैं इसको पागल खाने छोड़ाऊं, या किसी ऐसे आपके ज़हन में कभी ऐसे है कि नहीं, ये नहीं आया, कोई राह नहीं थी और आपको पता भी था कि इसकी किस तरह से इसकी तरबियत होनी चाहिए? नहीं, ये चीज़ें जहन में नहीं आई, मगर ये जहन में आ गया कि मैं खुद को बंद कर लूँ। तो इसका हल तो नहीं था, आप बंद हो जाएंगे तो बच्चा बंद होगा। फिर ये किस तरह से हमारे जो एज के लोग किस तरह से ये कुछ सीखेगा, क्योंकि सोसाइटी से तो बंदा जी बिल्कुल। उसके लिए मैं कहूँगी मेरी एक बहुत अच्छी कुलीग बोल दें, बहन बोल दें, मरियम नाम है, उसने जो है ना एक मुझे रास्ता दिखाया। बतूल स्पेशल स्कूल स्टूडेंट इंस्टीट्यूट के लिए मुझे जो है ना मरियम ने सजेस्ट किया। इसने कॉल करके मुझे कहा कि ये स्पेशल स्कूल है, आप जो है इसको यहाँ पे एडमिशन करवाएं। अच्छा, ये जो मरियम है ना, इससे पहले जो प्रोग्राम किया था ना, मरियम वही है जो मेरी बेटी है और ये सदका जारिया के काम करती है, इनकी दुआ कीजिएगा। अच्छा। बिल्कुल, दिल से दुआएं निकलती हैं, यकीन करें। जिस उस फेज में मैं उस टाइम थी ना, तो फिर इन्होंने ही मुझे रास्ता दिखाया। अच्छा, ये बताइए कि आपको ये मरियम मिली कहाँ पे? मरियम वो कहते हैं ना कि दुनिया गोल है और इंसान मिल ही जाता है, तो मेरी भांजी है, उसका रिश्ता हुआ है उन्हीं की फैमिली में। अच्छा, उन्हीं की फैमिली जी। अच्छा, उन्हीं की फैमिली में हुआ है, तो इस तरह फिर मरियम और मेरा जो है ना वो मुलाकात। यानी आपकी मरियम की मुलाकात तकरीबन 2 साल पहले हुई थी, क्योंकि आपने बताया कि शायद 2 साल हुए शायद स्कूल में इसको आए हुए, है ना? चलिए ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके घर में आपके जो हस्बैंड हैं, क्या वो सपोर्टिव है? बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड सपोर्टिव हैं, बिल्कुल हैं, मगर फिर भी कहते हैं ना कि काम ज़्यादातर माँ को ही करना पड़ता है। बिल्कुल, माँ को ही करना पड़ता है। हालांकि ये मुझसे ज़्यादा अपने बाबा से अटैच है,
मुझसे मतलब ये है कि इसकी नहीं बनती तो ये फिर बाबा का लाडला है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आपका ये बेटा हुआ था, आपको इससे जो छोटा बच्चा है, बेटा है, कितने साल का डिफरेंस है? 18 माह का। 18 माह का। तो जब आपने कंसीव किया तो आपको ये खौफ नहीं था कि दोबारा ये सब मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी? बहुत ज़्यादा। चले कंसीव तो मैंने कर लिया, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि यही था ज़हन में कि एक बच्चा स्पेशल है तो अल्लाह करे कुछ दूसरा तो सही हो। मगर जब कंसीव किया ना तो यही बात जहन में चलती रही। हाँ। और दुआएं भी करती रही कि अल्लाह ताला मुझे जो है ना बिल्कुल सही सा बच्चा दे। डिस्टर्ब भी रही होंगी ऑल द टाइम जब तक आपकी डिलीवरी हो। और मुझे ये भी पता है कि जब आपकी डिलीवरी होगी तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन एक ही किया होगा कि क्या बच्चा ये अच्छा ये जन्म ये कंडीशन जो है ये मैंने देखी भी है और ये कंडीशन हमारे घर से भी हुई है। क्योंकि चले ठीक है, अभी तो आपके साथ बातचीत होती रहेगी। अब हम आते हैं अल्फिया की तरफ। अच्छा अल्फिया, आपने बताया कि ये जो बच्चा आपके जो है जैसे कि ये आपके स्कूल में एडमिट हुआ था, तो ये बताइए कि जब ये आया था तो किस कंडीशन में था? हाँ जी, जब हमारे पास आए थे तो अंडरस्टैंडिंग तो थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जिद्दी बच्चा था। जिद्दी बहुत ज़्यादा। और स्पॉइल बच्चा था। स्पॉइल नहीं कह सकते, मैं ये समझती हूँ कि स्पॉइल से ज़्यादा जो सोसाइटी के पेरेंट्स पे प्रेशर पड़ते हैं ना, हाँ। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए माँ बाप जो है ना एक्स्ट्रा तवज्जो बच्चों को देना शुरू कर देते हैं। हाँ। तो वो ना माँ बाप समझ पा रहे होते हैं ना, वो बच्चा समझ पा रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। माँ बाप कह रहे हो, अब मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ। हम बच्चे को बाहर लेकर गए, बच्चे ने मेरी जिद की। मुझे पता है कि अगर मैं इस जिद पे बच्चे को रोकूंगी ना तो ये कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा कि जो मुझे वहाँ शर्मिंदगी, हालांकि होनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारी सोसाइटी इस तरह की है। तो हासिल के साथ भी यही शुरू में सिलसिले थे कि वो हर चीज़ की उसको तो जिद होती थी। सिटिंग उसकी बहुत ज़्यादा नहीं थी, मतलब वो एक जगह टिक कर उसको नहीं बैठना था। तो ज़्यादा टीचर्स के साथ इसकी चीज़ें होती थी, यानी कि अगर कोई अबाए में है पीछे से अबाया पुलिंग करना, पुलिंग बहुत ज़्यादा करता था। अच्छा, मैं एक बात बताती चलूँ कि हमारे जो डाउन सिंड्रोम के साथ बच्चे होते हैं वो बहुत फूडी लवर होते हैं, टू मच फूडी लवर होते हैं। मतलब आप समझ लें कि 90 में से 10% ऐसे बच्चे होंगे जो खाना नहीं पसंद करते होंगे, बाकी 80% बच्चे बहुत फूडी। तो हाशिर का ये था कि अगर उसका लंच बॉक्स आता था ना तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता था, दूसरों के लंच बॉक्स में। मतलब जिद करता था कि मुझे जिद करता था। अगर टीचर रोके तो वो देखता था कि कैसे टीचर की नज़र बजे तो मैं जाकर उसका लेकर खा लूं। सही बात है। तो बेसिक चीज़ें BSI का जो मकसद है वो तालीम नहीं तरबियत है। तो हम तालीम पे बाद में जाते हैं, बेसिक उस बच्चे की तरबियत करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उस वक्त की कंडीशन है और इस वक्त की आशिर की मैनर्स बहुत अच्छे हैं। इवन के वो दूसरों का खाता नहीं है, अपनी चीज़ें शेयर करवाता है, बहुत ज़्यादा वो वेट करता है। अगर उसका लंच नहीं आया, देखिए पहले मदर है ना, कभी क्या होता है कि अक्सर लंच बॉक्स तैयार करके रखते हैं, हम भूल गए, बैग में डालना ही भूल गए। तो जाहिर सी बात है कि इंस्टीट्यूट है वहाँ वो सारे बच्चे, तो हमारा एक तरीक़ेकार है कि हम वो प्रेशराइज नहीं करते पेरेंट्स को, वो शेयरिंग करवाते हैं। तो इस वक्त वो अपना खाना दूसरों से शेयर करने का आदी हो गया है। और हाशिर की सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है अपने हर काम को लेकर, मतलब गिव अप नहीं करता है वो, ये इसका है। और फिजिकली एक्टिविटी में हाशिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव है। सही है, यानी हर एक्टिविटी में ये पार्टिसिपेट करता है। बिल्कुल डेयरिंग है, बिल्कुल डेयरिंग है। ठीक है। आप ये बताएं कि ये जो बच्चे हैं जो डाउन सिंड्रोम, ये डेयरिंग है, मैंने देखे डेयरिंग है, इनको पता, ये बस अटेम्प्ट कर जाते कुछ भी हो। हाँ, क्योंकि इनमें मैंने डर नहीं देखा। बहुत कम बच्चे में अगर वो डर होगा भी तो शायद फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट के बाद वो डर निकल जाता है, क्योंकि उनके ज़हन में तो बस हमें ये करना है या नहीं करना है। हाँ, नहीं करना तो नहीं करना, बीच का रास्ता वो नहीं लेते हैं। मूडी बहुत होते हैं, मूडी बहुत होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा हो। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले अपनी नवासी का जिक्र किया, वो भी मेरी स्टूडेंट है। और परीक्षे मेरे डाउन सिंड्रोम की वो बच्ची है कि वो टू मच मूडी है। मतलब अगर उसको नहीं करना ना, दुनिया की कोई भी ताकत लगा ले सिवाय मेरे। सही बात है। और मैं यहाँ पर इसलिए कह रही हूँ कि अगर मतलब सारे टीचर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 9 टीचर्स, 9 के 9 टीचर्स पे काम कर रही होगा तो एंड में वो नीचे आएंगे, मैम
परिशा ये काम नहीं कर रही है। अच्छा, परिशा की जो सबसे बड़ी खासियत है, जैसे कि मैंने हाशिर के बारे में बताया कि ये फिजिकल एक्टिविटी में टू गुड है। परिशा कोई भी काम करने से ना, या कोई भी हम उसको कोई चीज़ करवाते हैं तो उसकी ऑब्जर्वेशन होती है, यानी कि वो एक या 2 दिन तक वो चीज़ों को देखती रहेगी, ऑब्जर्व करती रहेगी किस तरीके से हो रहा है, किस वे। और वो जब तक खुद में ये चीज़ नहीं कर लेती ना कि मैं ये कर सकती हूँ, वो आगे नहीं आती है, वो नहीं करती है उस चीज़ को। तो कीन ऑब्जर्वर है परिशा, बिल्कुल सही से। हाँ, वो कोई ना कोई क्वालिटी तो होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी होती है हर बच्चे में। जैसे आपने कहा कि वो कीन ऑब्जर्वर है, या ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिव बच्चा है, तो इस तरह से। तो अच्छा, मुझे बताइए कि आपके इंस्टीट्यूट में डाउन सिंड्रोम के अलावा भी और भी बच्चे, और आपने ये भी बताया था कि बतूल आपकी स्पेशल चाइल्ड है, तो क्या वो भी डाउन सिंड्रोम है? बतूल डाउन सिंड्रोम नहीं है, बतूल सीपी है। सीपी मीन सेरेब्रल पॉलिसी, ये दिमागी फालिज होता है, और ये बाय बर्थ भी हो सकता है, आफ्टर बर्थ भी होता है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ के पेट के अंदर भी ये चीज़ हो सकती है। तो क्योंकि बतूल मेरा सेकंड बेबी था, बतूल से पहले वाला बेबी मेरी डेथ हो गई थी, तो जब बतूल हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल एक 1.5 साल तक नॉर्मल बच्चा था। फिर उसके बाद हाई ग्रेड फीवर हुआ और ये सारी चीज़ें आई, तो वो एक अलग जर्नी थी। लेकिन जब मैंने इंस्टीट्यूट का जब सोचा तो उसके पीछे मकसद बतूल ही था, क्योंकि उससे पहले मैं कहीं जॉब कर रही थी, मैंने वो क्विट की थी। तो जैसे फौजिया ने अपनी जर्नी में बताया कि वो आइसोलेट हो गई थी, तो मैं कभी भी आइसोलेट नहीं हुई। मतलब मुझे जैसे ही बतूल का बताया गया तो मैंने उस पर काम इस तरह से किया कि हैदराबाद में मुझे उस वक्त सब ने ही मना कर दिया कि ये बच्चा कोई नहीं हो सकता। आज आपके प्रोग्राम से सिर्फ मैं इतनी सी बात डॉक्टर्स को एक पैगाम देना चाहूँगी कि माँ जो होती है ना, वो बहुत मतलब सेंसिटिव होती है। अगर आप उस माँ को कुछ बताना भी चाह रहे हैं तो अल्फाजों का चुनाव इतना अच्छा करें कि वो उसकी तबीयत पे ना गिरा गुजरे, कि वो उसको मेंटली डिप्रेशन की तरफ लेकर चला जाए। क्योंकि मैं गुजर चुकी हूँ, और फौजिया की तरह मुझे भी यही कहा गया था कि आपकी बच्ची तो कभी करवट भी नहीं रहेगी। बहरहाल फिर जब बतूल की स्कूलिंग मैंने जॉब छोड़ी थी बतूल को, तो उस वक्त बतूल टोटली एंजाइटी में चली गई, जो कि बतूल का सबसे जो मैं कहती हूँ कि उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि उसके बिहेवियर इशूज़ नहीं है। वो उसकी बिहेवियर नहीं है चंद एक चीज़ों में, जैसे कहीं कोई उसकी पसंदीदा 1-2 चीज़ें उसके अलावा ना, लेकिन उस वक्त उसके बिहेवियर इतने हो गए कि हाई हो गए थे, टू मच हाई हो गए, मतलब वो किसी चीज़ की तरफ नहीं जा रही थी। तो फिर ख्याल आया कि अच्छा, एक और चीज़ थी कि हैदराबाद में अभी तक जो भी इंस्टीट्यूट है उन्होंने एज की लिमिट कर दी है कि मतलब अगर बच्चा 2.5 साल या 3 साल में आ रहा है तो आफ्टर 15 ईयर्स इस बच्चे का जो है ना बस आप लेकर चले जाएं। तो ये मेरे लिए, क्योंकि उस वक्त तक मेरी बतूल माशाल्लाह से 10 से 13 साल की हो चुकी थी, आपके लिए चैलेंज था कि अब ये क्या होगा। तो पहली जो मेरे पास मेरे जहन में चीज़ थी, इस इंस्टीट्यूट को मैंने करना ही इस तरह है कि यार एज की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, क्योंकि वो बच्चा कहाँ जाएगा। सही तरह जब बतूल इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया तो मेरे नज़दीक सबसे पहले बच्चा है। मैं उस चीज़ को छोड़ देती हूँ कि ये BS है, ये CP है, या ADHD के साथ स्पेशल बच्चा है, मतलब मुझे वो लेना है, वो चीज़ मुझे। आपके स्कूल में बच्चे किस एज से किस एज तक है? मेरे स्कूल में जो एडमिशन एज है, जो नॉर्मल 2.5 से 3 साल हर स्कूल में है, हम लोग लेते हैं और हैं। आप समझते हैं कि 2.5 से 3 साल का बच्चा जो है वो जो स्पेशल बच्चा है, तो क्या वो उस स्कूल के हिसाब से, क्योंकि एकेडमिक में जो ये और स्कूल होते हैं उसमें भी 2.5 साल 2 साल के बच्चे नहीं लेते हैं। बिल्कुल, अगर मैं आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा। बिल्कुल चैलेंजिंग होता है, लेकिन बात वही है कि अगर उस बच्चे को हम उस एज में लेते हैं, वो मोल्ड होना शुरू हो जाता है, यानी कि वर्क नहीं होता, वो मोल्ड होना शुरू हो जाता है। जब बच्चा मेरे पास अभी कुछ हफ्ते पहले हमने एक 13 साल की बच्चे का एडमिशन किया। बेसिकली वो बच्ची जो है स्लो लर्नर थी और उसको कुछ फिट्स आते थे, लेकिन मेडिकल इश्यूज कुछ ऐसे थे कि वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन पे गई। तो उस बच्ची ने जो चीज़ सीखी ना, मतलब एक 13 साल की बच्ची को सिर्फ यही आता था कि मुझे दुपट्टे खींचना है या मारना है, तीसरी कोई बात उसको करनी ही नहीं है। कि एक 13 साल की बच्ची का ये उनका वो था। तो इसीलिए हमने बेसिक एज को यही रखा है कि आप उस एज में, ताकि उस एज पे हम उन चीज़ों पे काबू पा लेते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता। और एज की लिमिट कोई भी नहीं है। इस वक्त मेरे पास 25 साल की मेरी अपनी बेटी है, 18 साल की बच्ची है। आपसे गपशप होती रहेगी
और अब हम आते हैं फौजिया सिमरो की तरफ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका जो बच्चा आपने बताया कि आपके स्कूल में है, तो जब ये फर्स्ट डे स्कूल गया था उस वक्त ये इसकी एज क्या था? ये तकरीबन 7+ था। 7+ था जी। 7+ तक, यानी कि उस वक्त इसमें काफ़ी पीरियड थे। बिल्कुल, ठीक है ना, काफ़ी ये चैलेंजिंग बच्चा था और आपने ये समझा कि मुझे अब स्कूल में दाखिल करना चाहिए। और क्या आपको आपके घर वालों ने, आपकी फैमिली ने, आपके इन-लॉज ने सपोर्ट किया कि हाँ, मुझे था कि मैं अपने बच्चे को जो है ना कब तक बंद रखूँगी। फिर हमारे एरिया में एक मेन स्ट्रीम था, मैंने पहले वहाँ पर इसको बिठाया, ये डेली वहाँ जाता था, तो ठीक है चल रहा था। मतलब 8-9 माह तक जो है ना उन्होंने इसको कहा, कोशिश की कि ये बेहतर हो जाएगा, मगर इसकी जो टीचर चेंज हुई ना, तो वो जो दूसरी टीचर आई उसने इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। मतलब वही मारना, उनका ये था कि जो है ना ये बच्चा कभी भी पढ़ नहीं पाएगा, ये बच्चा ऐसे ही रहेगा, इस पे कोई मेहनत नहीं करनी चाहिए। तो उसकी वजह ये थी कि मतलब माशरा भी जो था इसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। नहीं करते हैं। समझिए कि आपका जो बेटा फारिस बच्चा है और हाशिर, दोनों की एकेडमिक में आपको कोई डिफरेंस फील हुआ है? क्या है कि जैसे फारिस जा रहा है ना, तो फारिस को ये है कि कॉपीज वगैरह या कॉन्सेप्ट क्लियर करना ये वो, मगर इस BSSI में ये है कि इनको वही चीज़ एक्टिविटी के थ्रू करवाई जाती है। BSSI की एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जैसे हम मदर्स के लिए भी एक बहुत बेनिफिट चीज़ है कि जो एक्टिविटी के थ्रू काम होता है, या जैसे शुरू में मैम ने बताया कि हाशिर की सिटिंग नहीं थी जी। मैंने तो भरपूर कोशिश की कि सिटिंग हो जाए, मगर ये बच्चा है नहीं हो रहा। तो इनके पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, हाँ, कुछ ऐसी मतलब वो चीज़ें हैं जिसको फॉलो करते हुए अब ये स्कूल में काम कर रहे हैं, हम घर में काम कर रहे हैं, तो इस तरह जो काम होता है बच्चों पे तो वो बहुत अच्छे से हो जाता है। मतलब इनकी जो वीडियोस हम देखते हैं और फिर उसको ही हम घर में फॉलो करें ना, हाँ, जैसे कि समझे हम ट्यूशन दे रहे हैं। हाँ, ये बात है। हाँ, कि ये अच्छा, ये इनकी बहुत अच्छी एक बात है इनके इंस्टीट्यूट की कि ये जो भी वीडियो बनाते हैं ना वो अपने पेज पे रखते हैं, और फिर जो इनके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उसी चीज़ को फॉलो करके अपने बच्चों को घर में एज ए होमवर्क करके उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, और उनको और ज़्यादा उनको मज़ा भी आता है। बच्चों को जो स्कूल से जो सीख के जाते हैं वही घर पे हो रहे थे, तो बच्चे ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं और उनको ज़्यादा सीखने को भी मिलता है। अच्छा चले, अब एक बात और आप दोनों से पूछना चाहूँगी कि एक ही सवाल है और आप दोनों उसका जवाब दीजिएगा कि अचानक मेरे ज़हन में आया है कि आपका बच्चा जो है, या आप जो ये बच्चे जो आ रहे हैं आपके स्कूल में, ये किस हद तक जा सकते हैं आगे? क्या आप समझ सकती हैं इस सवाल को? क्या वो, मैं एज ए मदर पूछे, एज ए टीचर भी पूछ रही हूँ, क्योंकि आप दोनों एक ही रोल प्ले कर रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है ना, आप एक ही पॉइंट पे हैं, वो आप, ठीक है ना। ये बच्चे आगे जाके किस हद तक जा सकते हैं? क्या ये इस माशरे में किसी अच्छी पोस्ट पे आ सकते हैं? क्या ये बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे जानते भी होंगे जिनके स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं कि पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक्स का नाम हाँ। सबने सुना होगा, और पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक्स में मोस्टली DS बच्चे यानी कि डाउन सिंड्रोम हाँ। बच्चे जो हैं वो आगे जाते हैं। अच्छा, जिम्नास्टिक में भी मैंने देखे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, मैं जब इन बच्चों को देखती हूँ तो देखिए, सॉरी टू से मैं यहाँ पर लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ कि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठने वाले को भी पढ़ना लिखना नहीं आता। सही बात तो है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस तरबियत गाह में हम बच्चों को पॉलिश कर रहे हैं, अब पॉलिश करके उसके स्किल्स क्या हैं, हम उन स्किल्स पे काम करते हैं, ना कि मैं एक बच्चे को, मुझे देखिए एक घर में हम यहाँ पर 3 लोग बैठे हुए हैं, हम तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। सही बात है। तो हर डाउन सिंड्रोम बच्चा या हर CP बच्चा, हर इंसान दूसरे से, मैं इस चीज़ को इसी तरह देखती हूँ कि हर इंसान दूसरे से डिफरेंट है। तो हम जब हम अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं तो हमारी पॉलिसीज़ में जो एजुकेशन है वो उस बच्चे के IQ पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं तो हम उस बच्चे का IQ लेवल निकालते हैं, क्योंकि आपके IQ लेवल आपका एजुकेशनल प्लान बनाता है, ठीक है ना। तो हम उसके साथ फिर उस बच्चे की जो भी स्किल्स हैं हम उस पर काम करते हैं ताकि वो माशरे में एक अच्छा इंसान बन के चले। सही बात है।
किसी पोस्ट पे जाकर बैठ जाए और उसको तमीज़ ही नहीं है, तो बेहतर है कि वो एक अच्छा इंसान बने और साथ साथ हम उसको वो चीज़ें सिखाएं कि जो उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में आगे ले जा सके। अच्छा, आपने एज ए टीचर बता दिया, आप एज ए टीचर के हिसाब से बोलेंगे, ठीक है। आप क्या समझती हैं कि क्या आपका बच्चा, आप मदर है ना? जी जी। आप उसको पाल भी रही हैं, आप उसको समझ भी रही हैं, और स्कूल में कुछ टाइम होता है, आपके पास ऑल द टाइम होता है, घर में होता है। आप क्या समझते हैं आपके बच्चे में वो स्किल है कि आगे जाके किसी अच्छी उसमें नाम कमाए? बिल्कुल, क्या स्किल है इसमें? बिल्कुल है। इसमें ये स्किल मैंने जो देखी है, ज़्यादातर जो देखी है, मैं ऑब्जर्व भी करती हूँ, ज़ाहिर ये मुझे लगता है या तो ये टीचर के लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये फॉलो करता है स्कूल से जो चीज़ें सीख कर आता है ना, सेम वही चीज़ें ये घर में कर रहा होता है। मतलब एक अपनी टीचर की तरह वो एक्ट करता है, मुझे या अपने बाबा को प्रेजेंट भी लगाता है, हम वो करते भी हैं कि यस प्रेजेंट, और वो फिर काम भी देता है। एक तो ये अच्छे से ये कर लेता है, दूसरा ये कुकिंग वाला जो काम है ना, वो बहुत अच्छे से करता है। मतलब ये दो चीजें मैं इसमें देखती हूँ। आप समझती कि इसको अगर और पॉलिश किया जाए तो बेहतर हो सकता है, भी हो सकता है, और किसी स्पोर्ट्स में भी किसी अच्छी जगह पे नाम कमा सकता है। बिल्कुल, इंशाल्लाह होगा, और अल्लाह से उम्मीदें रखनी चाहिए, और हमेशा जो है अच्छी की सोच रखनी चाहिए। आप क्या बना रहे हो? दाल मनी बना रहे हो? मुझे तो कढ़ाई खानी है, मुझे तो चिकन खाना है। बोलो आई एम बेस्ट शेफ। इधर देखो। खुदाफिज करने से पहले आप कंटिन्यूसली बच्चा देख रहे हैं, बीच में हाशिर उनकी मदद से बात की, उनकी टीचर से बात की, मगर हमने जो हमारा बच्चा, जो हमारे इस प्रोग्राम का स्पेशल सेलिब्रिटी है, उससे तो बात नहीं हुई, उससे तो बात करना ज़रूरी है ना। तो हम बात करते हैं आज हाशिर से। हाशिर इधर ही बेटा, ये देखिए हाशिर है और बहुत ही क्यूट सा बच्चा है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि ये बच्चे फरिश्ता नुमा होते हैं और इनमें कोई भी दोगलापन नहीं होता। उनके चेहरे बताते हैं, उनके बिहेवियर बताते हैं। एक अनाउंसमेंट प्रोग्राम में बात की और आपने बहुत सारी बातें सुनी और उनकी जर्नी के बारे में हम लोगों ने बात की, बच्चे की जर्नी के बारे में उनकी मदर से बात की और उनकी टीचरों से भी बात की। तो ये प्रोग्राम हमारे चलते रहेंगे, पूरे मन चलते रहेंगे। आप एक बात और, आपको मशवरों की ज़रूरत है, आपकी इस्लाह की ज़रूरत है, मुझे इस्लाह कीजिए, मुझे बताइए कि कहाँ खामी है, उसके लिए हम अपने आप को सुधारने की कोशिश भी करेंगे। और हाँ, हमारे इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपकी मोहब्बतें मेरे साथ रहेंगी तो हम इसी सीट पे हर हफ्ते रहेंगे। अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो हम छोड़ के चले जाएंगे। गूंज है नाम सुर का, लय का, आवाज का, गूंज नगमगर साजो अंदाज का। गूंज से गूंज तक के सफर के लिए जुड़े रहिए गूंज के संग, गूंज स्टूडियोज।